चलो, इस सीरीज के 10th पार्ट तक पहुंच चुके हैं, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है। और टॉपिक का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन एंड जर्म प्लास कंजर्वेशन। बेसिकली जर्म प्लास कंजर्वेशन बड़ा टॉपिक है, इसके अंडर आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे बस आपको कुछ 4-5 टेम्परेचर याद करने होंगे और थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैं बता दूंगा तो वो याद करना होगा। बाकी तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, डेफिनेशन वगैरह है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आ गई थी, संकल्प बैच 2026 ज्वाइन करना था। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जी पैट नाइपर के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं जी पैट 2026 एंड 2027 बैच। ठीक है, जो हमारा प्राइम बैच होता है, संकल्प बैच उसे बोलते हैं। तो उसकी क्लासेस 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं और कोर्स लॉन्च हो जाएगा इस महीने के एंड में, मतलब 15 दिन के भीतर भीतर। तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आपको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और मेक श्योर करूँगा कि आपको राइट गाइडेंस मिले जी पैट के रिगार्डिंग या एनी एंट्रेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, बिकॉज वी नो टीचिंग इज नॉट इनफ टू क्वालिफाई। राइट गाइडेंस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज द राइट इंग्रेडिएंट दैट यू नीड। ठीक है, तो मैंने बता दिया है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जर्म प्लास कंजर्वेशन। ठीक है, तो जर्म प्लास, पहली बात तो जर्म प्लास क्या होता है? जर्म प्लास को कंजर्व करना है। कंजर्वेशन मतलब जर्म प्लास को कंजर्व करना है, इसी प्रोसेस को जर्म प्लास कंजर्वेशन बोलते हैं। अब हमें समझना है जर्म प्लास होता क्या है। जर्म प्लास इज नथिंग बट इट इज अ हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जर्म सेल्स। ठीक है, बेसिकली मान के चलो, चलो ऐसे ऐसे समझ लो इस चीज को। तो जैसे एक स्पीशी है प्लांट की, उसके अंदर कोई पोटेंशियल है, उसके अंदर कोई खास बात है। या फिर आप इस तरह, चलो एनिमल का हम केस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो एनिमल की कोई स्पीशी है और उनका ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ। ठीक है, उनका बेबी पैदा हुआ। अब जो भी डीएनए है, आपको पता ही है बात कि वो पास ऑन होता है बच्चों में। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में पास होता है, ये चीज़ तो पता ही है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो आगे जाके कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ठीक है, उसी को जर्म प्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ तो समझ आ गई। और जर्म प्लाज्म क्या होता है? वो हेरिडिटरी मटेरियल जो ऑफस्प्रिंग बच्चे में ट्रांसफर होता है थ्रू जर्म सेल्स। ठीक है, चलो, तो जर्म प्लाज्म को हम कंजर्व क्यों करना चाहते हैं? हम इसलिए कंजर्व करना चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसा पोटेंशियल किसी स्पीशी में हो जो हम आगे चल के 50 साल के बाद इस्तेमाल करना चाहे या 100 साल के बाद इस्तेमाल करना चाहे, है ना? तो इसीलिए हम कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, ताकि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज, ऐसा पोटेंशियल, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो उस स्पीशी में हो, हम अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते, हम 50 साल के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, 100 साल के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस जर्म प्लाज्म को हम प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, दैट इज जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। ठीक है, चलो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली मोस्टली प्लांट्स में करते हैं, तो सीड्स आ गई इसमें। सीड्स आर मोस्ट कॉमन मटेरियल। क्यों? क्योंकि मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो सीड से ही प्रोपोगेट होते हैं, आते हैं। ठीक है, और सीड्स छोटी भी होती हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट करने में, प्रिजर्व करने में या फिर सेफ रखने में आसानी होती है। लिमिटेशन क्या है? महंगा पड़ता है और नॉलेज फैक्टर है, मतलब हर किसी को नॉलेज नहीं इस चीज़ की कि कंजर्वेशन कैसे करें, और पैसा भी बहुत लग जाता है। दो टाइप की होती है, इन सितु और एक्स सितु। ठीक है, इन सितु और एक्स सितु, इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है, आई होप आप जर्म प्लास समझ गए होंगे। जर्म प्लास कुछ नहीं, हेरिडिटरी मटेरियल है जो बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, थ्रू जर्म सेल। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, जीन सेंचुरीज, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंजर्व करें तो इन सितु। और अगर उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर करें तो एक्स सितु। ठीक है, जैसे जीन बैंक्स, बोटेनिकल गार्डन, कितना आसान है। ठीक है, सीधी सी बात है, अपने ही घर में रह गए इन सितु, अपने घर से बाहर चले गए एक्स सितु। ओके, चलो,
नेक्स्ट अब आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना फ्रोजन स्टेट में, मतलब बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे उसको प्रिजर्व करके रखना। अब जब हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तब होता क्या है ये भी सुन लो। सेल के अंदर ये होता है कि सेल जीरो मेटाबॉलिज्म या नॉन डिवाइडिंग स्टेट पे चली जाती है, मतलब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहीं थम जाती है, रुक जाती है, तो डिवाइड नहीं करती। ठीक है, क्यों? उसका हम टेम्परेचर लो डाउन कर देते हैं बहुत ज़्यादा बाय द यूज ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट, जिसका एग्जाम्पल है डीएमएसओ, ये भी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हम कुछ क्रायो प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल करके टेम्परेचर को इतना लो कर देते हैं, इतना लो कर देते हैं कि जो सेल है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही वहीं रुक जाती है, वो ग्रो नहीं करता आगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो पानी प्रेजेंट होता है सेल के अंदर वो सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और देखो होता क्या है ना, जहाँ पानी है कुछ ना कुछ सॉल्यूट भी होगा, तो वहाँ सॉल्ट पड़े होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी सेल में मौजूद होते हैं। इसी वजह से टेम्परेचर जो लगता है पानी को फ्रीज करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। कंसेप्ट पढ़ा होगा ना फिजिकल केमिस्ट्री में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पानी है तो फ्रीज करना आसान है, लेकिन पानी में तो सॉल्ट भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी पड़े हैं, तो अब इसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को और लो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्रायो प्रिजर्वेशन करते समय जो भी कर रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर आइस क्रिस्टल्स ना बन जाए। ठीक है, क्योंकि आइस क्रिस्टल फिर सेल को डैमेज कर सकते हैं, सेल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है ना, वो -5 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट हो जाती है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक इस टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, लेकिन हम सेल की बात करें तो इट रीचेस अप टू -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्रायो प्रिजर्वेशन अगर हमें करनी है तो प्लांट्स की बात हम मेनली यहाँ कर रहे हैं, हम एनिमल्स को कंसिडर अभी फिलहाल नहीं कर रहे। हम प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सेल्स को हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, चलो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो पूरा प्रोसेस समझ लिया। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स पे आ जाते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। मतलब टेम्परेचर को जो हम लो करेंगे तो वहाँ पे क्रिस्टल्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से सेल को डैमेज हो सकता है। तो ये हैं प्रोटेक्टेंट। ये भैया पुलिस वाले हैं जो हमें बचाएंगे, जो सेल को बचाएगा, तो यहाँ पे क्रिस्टल्स को फॉर्म नहीं होने देते। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और एग्जाम में आया भी हुआ है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड डीएमएसओ। ठीक है, बाकी ऑल दी अबव में अगर आया तो सुक्रोज और ग्लिसरॉल भी लिखा होगा। ठीक है, ये बड़ा भाई, ये बीच वाला भाई, ये छोटा भाई। ओके, थोइंग क्या होता है? तो थॉइंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लो। देखो, थॉइंग बेसिकली क्या होता है ना, जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं तो उस समय सीधी सी बात है आइस क्रिस्टल के फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया। तो हम थॉइंग में टेम्परेचर को हल्का सा वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं ताकि डैमेज इतना ना हो। तो आ जाओ पूरा प्रोसेस समझते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जो फ्रोजन सैंपल है जो बहुत लो टेम्परेचर पे है उसको वार्म टेम्परेचर पे ले जाएंगे, लगभग रूम टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे, और वहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट्स उसको शेक करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट्स वहाँ पर चलती हैं। इससे क्या होता है, आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाती, नहीं होती। उसके बाद हम सैंपल को वाटर बाथ में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे रखने से ज़्यादा समय तक सेल डैमेज हो सकती है। तो इसी प्रोसेस को थोइंग बोलते हैं। सिंपल भाषा में हम बहुत लो टेम्परेचर से वापस से सेल को नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं कुछ समय के लिए, ताकि आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन ना हो। दैट इज थोइंग, दैट इज थोइंग। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर याद कर लो। क्रायो प्रिजर्वेशन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड -79 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर -80 डिग्री सेल्सियस, वेपर फेज नाइट्रोजन -50 डिग्री सेल्सियस। अब ये सब पूछने का चांस ना के बराबर, जो पूछेगा लिक्विड नाइट्रोजन -96 डिग्री सेल्सियस, और यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, और यही आपको याद रखना है, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, एक बार को आप वेपर फेज नाइट्रोजन भी याद कर सकते हो। ओके, चलो, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी।
अब आगे चलते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, आप किसी सेल को फ्रीज कर देते हो ताकि आप उसको 10 साल बाद, 10 महीने बाद, या 10 दिन बाद, या 50 साल बाद इस्तेमाल कर सको। अब 50 साल के बाद ये भी तो चेक करोगे कि वो सेल वायबल है कि नहीं, मतलब आपके काम की रहेगी नहीं। तो उसकी वायबिलिटी चेक करने के लिए हम ये 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टीटीसी मेथड, इवांस ब्लू और एफडीए। ये दोनों मेथड मैंने लेक्चर, कौन से लेक्चर में पढ़ाए थे ये, 3 या 4 में होंगे, जाके चेक कर लेना, डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आई थिंक 3 में है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था ये, वहाँ से रिवाइज कर लेना, बहुत ही बेसिक था ना। इवांस ब्लू और एफडीए। एफडीए क्या था? एफडीए क्या था? फ्लोरेसेंट डाइएसिटेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर ये आगे चलते हैं ना, बहुत डर लगता है जब आप बोलते हो आगे चलते हैं, पता नहीं कितना लंबा लेक्चर खींच जाता है। बस खत्म हो गया ये। कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो उसका टेम्परेचर 1 to 9 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली रुकता नहीं, थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में जीरो हो जाता है। इसको स्लो ग्रोथ जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। स्लो ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन में बिल्कुल ग्रोथ जीरो हो जाती है सेल की, यहाँ थोड़ा थोड़ा तो ग्रो होता रहता है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे नो क्रायोजेनिक इंजरीज। क्रायो प्रिजर्वेशन जो हम टेम्परेचर बहुत लो ले जा रहे थे, वहाँ पे इंजरी के चांसेस होते हैं, है ना, टेम्परेचर बहुत लो ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें इंजरीज के चांसेस नहीं होते। वही बात है ना कि ज़्यादा आपको बेनिफिट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, कम बेनिफिट चाहिए तो थोड़े रिस्क में भी काम हो जाता है। वही मेथड है कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, ग्रेप, अंगूर, स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को इसी मेथड से प्रिजर्व किया गया हुआ है ना। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर जो मुझे लग रहा है हो गया ख़त्म, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड जर्म प्लास कंजर्वेशन। और लास्ट टॉपिक आपका आएगा हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो ये कल डल जाएगा, इसको आप आके देख लेना। एंड दैट्स इट, गुड नाइट और हैप्पी होली वंस अगेन। बस ख़त्म ही हो गया आज का दिन, है ना। और मेहनत करते रहो, है ना, हम लगे पड़े हैं साथ में, पूरी कोशिश कर रहे हैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला था सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन नहीं जीपैट में, इसके मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इनडायरेक्टली। तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और जो सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी जो आपको कॉलेज में नहीं मिलती। ठीक है, चलो ओके देन, ठीक है, चलो।